आज हम नए चैप्टर के साथ डिस्कस करेंगे। आज का नया टॉपिक हमने लिया है जीव जनन कैसे करते हैं। तो आपको पता है ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है और यहाँ से बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न आएंगे। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से प्रश्न बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। उन प्रश्नों पर पहले हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप बुक अगर उठाएंगे तो बुक में ऑलरेडी आपके एक तरफ दिया गया जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो आइए हम ऑलरेडी इसमें 3 बहुविकल्पीय प्रश्न लिखे हैं और मैं ये भी आशा करता हूँ कि ये प्रश्न कभी ना कभी पूछे गए हैं। 100% इन तीनों में से एक प्रश्न जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है। वैसे और जगह से भी पूछे जाते हैं लेकिन यहाँ से उठाए गए हैं। तो पहला डिस्कस करते हैं। पहला आपका प्रश्न दिया गया है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। कौन सी विधि पूछ रहा? अलैंगिक जनन। और किसके द्वारा होता है? मुकुलन के द्वारा। एक पूछा गया अलैंगिक जनन की बात कर रहा। मेथड क्या है? मुकुलन विधि। तो 4 ऑप्शन आपका दिया गया, अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम और लिस्मानिया। तो आपने अभी तक उत्तर ढूंढ लिया होगा इसमें किसके द्वारा, ठीक है। मुकुलन का मतलब हो गया बडिंग मेथड, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम, लिस्मानिया, अमीबा इन तीनों में नहीं होता। सही ऑप्शन कौन है? बी में, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। दूसरा प्रश्न यहाँ पर, निम्न में से कौन मानव में, ठीक है, किसमें? मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी यहाँ पर मानव में मादा जनन तंत्र के भाग लिखे हुए हैं, जैसे अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिका और डिंबवाहिनी। इन चारों में से कौन सा भाग नहीं है? इन चारों में से अगर देखेंगे कि मादा जनन का भाग कौन सा नहीं है? शुक्रवाहिका है। ये किस में पाया जाता है? पुरुष में पाया जाता है, ठीक है। ये क्या है? मेल जनन तंत्र है ना कि, और बाकी ये 3 जो है वो मादा जनन तंत्र है, शुक्रवाहिका। अगला दिया पराग कोश में होते हैं। पराग कोश, ठीक है, पुष्प का भाग होता है और पराग कोश ये भी जो है मेल जनन भाग है। और इसमें पूछा है कि इसमें क्या बनता है। पूछा गया बाह्य दल, अंडाशय, अंडक और परागकण। तो पराग कोश, देखिए पराग कोश से रिलेटेड कर रहा परागकण, पहला वर्ड, ठीक है। पराग यहाँ पर पराग कोश और दूसरा यहाँ पर भी, ठीक है। तो कभी कभी रिलेट करके आपको को रिलेट करके आंसर भी मार सकते हैं। तो पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं, ठीक है। तो आइए अगला, तो आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 4 है। प्रश्न लिखा गया है अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। देखिए प्रश्न को पहले, प्रश्न की शैली को समझिए, क्या पूछ रहा है। पूछ क्या रहा? अलैंगिक जनन की अपेक्षा पूछा है, लैंगिक जनन के का लाभ पूछा। क्या है? यानी यहाँ पर लैंगिक जनन के बारे में नहीं लिखना है, सॉरी, अलैंगिक जनन के बारे में नहीं लिखना है। किसके बारे में लिखना है? लैंगिक जनन के बारे में। प्रश्न ये पूछ रहा अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं। आप दोनों लिख देते हो लेकिन प्रश्न में यह पूछा गया है लैंगिक जनन के क्या लाभ है। अपेक्षा यानी इसके अपेक्षा इसका क्या लाभ है, ठीक है। तो हम दोनों डिस्कस करेंगे लेकिन प्रश्न को आप समझिए क्यों दोनों, क्योंकि ये भी पूछ लेगा और ये भी पूछ लेगा। तो हम दोनों को अंतर करके इसका किस तरह समझते हैं। एक तरफ हम लिखे हैं अलैंगिक जनन और दूसरे तरफ लैंगिक जनन। यह लैंगिक जनन जो होता है, देखिए अलैंगिक जनन जो होता है एक सरल विधि है। कैसी विधि है? बहुत ही सरल विधि है और लगभग अगर देखा जाए तो ये निम्न वर्ग के जीवों में होता है, जैसे कोशिकीय जीव, अमीबा, प्लाज्मोडियम हो गया, हाइड्रा हो गया। इन जीवों में अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन में अगर देखा जाए तो सदैव एक जीव भाग लेता है। कितने जीव भाग लेते हैं? एक जीव भाग लेते हैं। तो इसमें अगर देखा जाए तो केवल एक जीव भाग लेगा। क्या होगा? केवल एक जीव भाग लेता है।
ठीक, जैसे आपको इसमें अमीबा हो गया, हाइड्रा हो गया, ट्यूबलिना हो गया, प्लाज्मोडियम, ठीक, ये सारे जीव हैं जो सिंगल भाग लेते हैं, इसके द्वारा होता है। जबकि यहाँ पर होगा, इसमें भी एक जीव भाग लेगा, जबकि अधिकांश जो होता है दो जीव भाग लेते हैं। इसमें अधिकांश कितने जीव भाग लेते हैं? दो जीव भाग लेंगे। कितने जीव? दो जीव भाग लेते हैं। ठीक है, दो जीव भाग लेते हैं। दो जीव का मतलब यहाँ पर नर और मादा अलग अलग होते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ जीव ऐसे होंगे जो एक होते हैं, जैसे केचुआ। ठीक है, केचुआ में जैसे अलग अलग तो सभी में है, ठीक है, जिसमें अलैंगिक जनन होता है, लेकिन केचुआ जो होता है द्विलिंगी प्राणी है, और एक ही शरीर के अंदर मेल जनन तंत्र और फीमेल जनन तंत्र दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे जीव भी इसमें ही आते हैं अलैंगिक, लेकिन उनमें जनन जो होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन, अलैंगिक जनन होता है, इस वजह से इसका उदाहरण केचुआ भी आएगा। ठीक है, और इसमें दो जीव अधिकांश भाग लेते हैं। जब दो जीव भाग लेते हैं और इसमें जो होता है विभाजन, अगर देखा जाए, इसमें विभाजन हमेशा समसूत्री विभाजन होता है। कैसा होता है? समसूत्री विभाजन। जबकि इधर आपका क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। अलैंगिक जनन का अगर देखा जाए अभिन्न अंग है असूत्री विभाजन, नहीं सॉरी, अर्धसूत्री विभाजन जो है अलैंगिक जनन का क्या है? एक अभिन्न अंग है। पहले इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और समसूत्री विभाजन दोनों होता है। इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन दोनों पाया जाता है। लाभ की बात अगर किया जाए तो लाभ में देखा जाए अलैंगिक जनन के द्वारा, ठीक है, जो जीव उत्पन्न होते हैं वो माता पिता से भिन्न होते हैं। कैसे होते हैं? भिन्न होते हैं, यानी यहाँ पर विविधता पाई जाती है, यानी जीवों में क्या पाई जाएगी? वेरिएशन। ये जो विविधता को बढ़ावा देती है, लैंगिक जनन की क्या है? ये खासियत है, इसका बेनिफिट है, ये जो विविधता में भाग लेते हैं। ये जो विविधता में क्या होते हैं? भाग लेते हैं। अलैंगिक जनन के द्वारा जो प्रजातियां उत्पन्न होती हैं वो क्या होंगी? नई प्रजातियों का विकास यहाँ पर संभव होता है। यानी लैंगिक जनन के लाभ की बात करें तो यहाँ पर नई प्रजातियां विकसित होती हैं, तो यहाँ पर नई प्रजातियां विकसित होने की संभावना बनी रहती है। नई प्रजातियां विकसित होने की संभावना बनी रहती है। अगर देखा जाए तो यहाँ पर नई जातियां संभावना बनी रहती है, यानी लाभ में देखा जाए तो यहाँ पर नई प्रजातियां क्या होंगी? विकसित होती रहती हैं। ठीक है, लैंगिक जनन के द्वारा जो भी डेवलप होगा, जैसे आप मान लीजिए आप ही अपने आप को रखिए, तो आप माता पिता से आप उत्पन्न संतान है, तो आप अपने माता पिता से बिल्कुल भिन्न नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट है आप। ठीक है, तो आप एक नई प्रजाति डेवलप हो गए, या इससे धीरे धीरे होते होते एक नई प्रजातियां डेवलप होती है। जबकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो विविधता नहीं पाई जाती, यहाँ पर एक तरह की, यानी यहाँ पर जो भी जीव उत्पन्न होगा क्लोन कहलाता है। क्या होता है? क्लोन, यानी देखने में हुबहू एक जैसे, उसमें किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। तो यहाँ पर जो प्रजातियां उत्पन्न होगी क्लोन होती है, इसमें जो विविधता में भाग नहीं लेती हैं, नई प्रजाति यहाँ पर डेवलप नहीं होती है। इसकी कमियां भी हैं। कमियां क्या है कि यहाँ पर अगर कोई बीमारी है तो वो क्या होगी? अगली पीढ़ी तक। ठीक है, अगर एक कोई बीमार हो गया तो पूरी प्रजाति बीमार हो सकती है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर निवारण होता है। ठीक है, यहाँ पर आनुवंशिक रोगों का भी क्या हो जाएगा? एक तरह से कुछ पीढ़ी के बाद कुछ ऐसे रोग होंगे जहाँ पर आनुवंशिक रोगों से क्या हो जाएगा? छुटकारा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर पूरी की पूरी प्रजाति क्या हो जाएगी? प्रभावित होगी। प्रश्न आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके प्रश्न के शैली को आप समझ के ही लिखिएगा, क्योंकि यहाँ पर लैंगिक जनन के
केवल आपको लाभ लिखने की बात कह रहा है। अगर ये देखा जाए तो ये जो जीव होते हैं अलैंगिक जनन में, ये केवल अनुकूल परिस्थितियों में विकसित होते हैं। किस परिस्थितियों में विकसित होंगे? अनुकूल परिस्थिति होगी, ये केवल अनुकूल परिस्थिति होगी। तो अनुकूल वातावरण या अनुकूल परिस्थितियों में ही ये डेवलप होते हैं। जैसे आप मान लो कि अभी सीजन किसका चल रहा है, अभी आपका बरसात होगा, तो इसमें जो छोटे जीव होंगे जल्दी ग्रो करते हैं। क्यों? क्योंकि इस सीजन में टेम्परेचर बहुत लो होता है, इनके अनुसार क्या होता है, ग्रो करने की कैपेसिटी यानी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, परिस्थिति जो भी होगा यहाँ पर विकसित होने की बहुत अच्छा होता है। ठीक है, जैसे किसी तालाब ले लो, तो तालाब कब भरेगा? तालाब बरसात के सीजन में भरेगा। तो उसमें जैसे शैवाल होंगे, तो शैवालों में विखंडन विधि हो सकता है, खंडन विधि हो सकता है, या लैंगिक जनन की विधि है। ठीक है, तो उस दौरान क्या होता है, उस तालाब में बहुत अच्छी मात्रा में न्यूट्रिशन भी उपलब्ध होगा, बरसात का पानी है। ठीक है, और उसमें क्या होगा, मौसम भी सही होगा, तो वो तेजी से ग्रो करते हैं। तो बैक्टीरिया, ठीक है, इसमें जितने बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे देखा जाए मुकुलन विधि आपका इसी में आता है। ठीक है, यहाँ पर आपका विखंडन विधि, खंडन विधि, ठीक है, प्रदर विधि या पौधे के किसी अन्य भाग से भी, जैसे जड़ तना पौधे यानी जड़ हो गया, तना हो गया, पत्ती हो गया, इनसे भी विकसित यहाँ पर होते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं होता, इसका यहाँ पे बिल्कुल अलग है। तो याद रखिएगा, इसमें दो जीव भाग लेते हैं। एक जीव भी होगा जैसे केचुआ, क्योंकि एक ही शरीर के अंदर दोनों, लेकिन उसमें जनन कैसा होता है, लैंगिक जनन होता है। अर्धसूत्री विभाजन इसका अभिन्न अंग है, और इसमें समसूत्री विभाजन दोनों होता है। जब विविधता में भाग लेते हैं, क्योंकि इसमें नए स्पीसीज का विकास यानी इनमें नई प्रजातियां विकसित होने की संभावना होती है। और वंशागत रोग, वंशागत रोग का मतलब ये हो गया कोई जन्मजात बीमारी आ रही है। ठीक है, तो जन्मजात का मतलब ये हो गया कि जब शादी की परंपरा, जैसे हम लोग ह्यूमन की बात करें, तो हम लोग भी क्या होता है कि लोग देखते हैं दूर तक, खानदान देखते हैं कि अगली पीढ़ी में कोई कोई अनुवांशिक रोग ना हो। जैसे कलर ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी नहीं, सॉरी, कलर ब्लाइंडनेस का मतलब ये होता है कि इसमें रंगों की पहचान वो व्यक्ति नहीं कर पाता, और पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। इसमें पुत्रियां जो होती हैं इस रोग का वाहक करते हैं, जबकि पुरुष जो होते हैं ये पूर्ण रूप से क्या होते हैं, वाहक कैरियर नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें पाया जाएगा, लेकिन ये पुत्रों को माता से ये रोग आता है। तो यहाँ पर वंशागत रोगों का भी एक पीढ़ी के बाद अंत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वंशागत रोगों का भी या इलाज किया जा सकता है एक पीढ़ी के बाद। तो ये आपको लैंगिक जनन के सारे लाभ हैं, इसमें आप लिख सकते हो, और सारे बहुत सारे लाभ होते हैं। अगर देखा जाए तो ये आपका जो है लैंगिक जनन जो होता है उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। किसमें होता है? उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। किसमें होगा? उच्च श्रेणी के जीवों में होता है। उच्च श्रेणी के जीवों में मतलब ये बहुत ही ज्यादा विकसित जीव होते हैं, उनमें यह लैंगिक जनन होता है। जैसे ह्यूमन, ठीक है, मानव में होता ही है। ठीक, कपी में हो गया, ठीक, गाय हो गया, ठीक, भैंस हो गया, जो भी आप जीव देख रहे हो सब ये उच्च श्रेणी के जीव है। तो उच्च श्रेणियों में ये लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो ये सारे इसके मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। खास करके अगर देखा जाए तो जैव विविधता, नई प्रजातियों का विकास होता है, वंशागत रोगों से भी निदान पाया जा सकता है, और उच्च श्रेणी के जीवों में पाया जाता है। तो प्रश्न आएगा तो लैंगिक जनन के बारे में नहीं लिखना, आपको केवल हमने समझाया है, जबकि ये आपको लैंगिक जनन में ये आपको उत्तर में लिखना है। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 5 दिया गया, मानव में वृषण के कार्य। क्या पूछा जा रहा है? मानव में वृषण के कार्य पूछा जा रहा है। वृषण क्या होता है ये जानेंगे। ठीक है, मानव में वृषण, तो मानव में अगर देखा जाए तो मादा और मेल, ठीक है, नर, मादा और नर दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, तो वृषण जो होता है वो नर का मुख्य जनन तंत्र होता है। तो ये क्या होता है? वृषण को अगर देखें तो वृषण वास्तव में क्या है? ये नर का मुख्य जनन तंत्र है। नर जनन तंत्र, नर जनन
तंत्र है। और ये पूछा जा रहा है, इसका कार्य पूछा जा रहा है। नर जनन तंत्र का क्या पूछा गया? कार्य पूछा गया, फंक्शन। फंक्शन पूछ रहा, तो थोड़ा सा जानेंगे फिर इसके बारे में। फंक्शन में बता रहे हैं तो ये जो नर जनन तंत्र होता है, इस नर जनन तंत्र को हम वृषण कहते हैं। और ये वृषण कहाँ पाया जाता है? जैसे ये चित्र आप देख रहे हो, ठीक है, वृषण। तो वृषण जो होता है यह हमारे उदर गुहा के बाहर, ठीक है, वृषण कोश में, ये वृषण कोश में ये आपका वृषण पाया जाता है। तो ये कहाँ पाया जाएगा? हमारे उदर गुहा के बाहर। ये फंक्शन में नहीं लिखना है, पहले यहाँ पर आप समझिए। ये नर जनन तंत्र कहाँ पाया जाता है? उदर गुहा के बाहर, वृषण कोश, वृषण कोश में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में पाया जाता है। और यह कैसा अंग होता है? अगर यह देखा जाए तो आकार में यह अंडाकार, अंडाकार ग्रंथिल भाग होता है। अंडाकार ग्रंथिल भाग होता है। ग्रंथिल का मतलब ये हो गया इसकी, इसके साथ बहुत सारी ग्रंथियां भी पाई जाती है। और आकार में कैसा होता है? अंडाकार होता है। उदर गुहा के बाहर, यानी शरीर के उदर गुहा, आगे वाला हिस्से को उदर गुहा बोलते हैं, ठीक है। पेट का जो उदर गुहा है उसके ये बाहर पाया जाता है। अब अगर देखा जाए ये इसकी उपस्थिति, तो ये आप देख रहे हो वृषण, ये गोल जो है, ठीक है, वन पेयर पाया जाता है। और वृषण कोश एक थैली है जिसके अंतर्गत पाया जाता है। और ये शरीर के बाहर होता है। और बाहर क्यों होता है इसका कारण जानेंगे। तो बाहर अगर देखा जाए तो बॉडी का टेम्परेचर लगभग कितना होता है? 37 डिग्री होता है, ठीक। और ये शरीर के बाहर होने का कारण ये होता है कि 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर बॉडी नीचे होता है। अब इसके कार्य में देखा जाए तो वृषण का मुख्य कार्य होता है, अगर देखा जाए फंक्शन, मेन फंक्शन इसका क्या होता है? तो शुक्र जनन होता है। क्या होता है? शुक्र जनन। शुक्र जनन को इंग्लिश में कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस इसका ये मुख्य कार्य होता है, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस अगर देखा जाए तो ये मुख्य कार्य होता है वृषण का। मुख्य कार्य का मतलब ये हो गया शुक्र जनन या स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब ये हो गया कि शुक्राणुओं का निर्माण करना। किसका? शुक्राणुओं का, शुक्राणुओं का निर्माण, ठीक। स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें इंग्लिश में शुक्राणुओं को स्पर्म कहते हैं। क्या? स्पर्म। और इसी स्पर्म का निर्माण कहाँ पर होता है? वृषण में होता है, ठीक है, वृषण में। और वृषण में कहाँ पर होता है? सेमनीफेरस ट्यूबुल्स पाई जाती है, जिसके अंतर्गत क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है, क्रिया होती है, या शुक्र जनन की, जिसके द्वारा शुक्राणुओं का निर्माण होता है। यही वृषण का मुख्य कार्य है। दूसरा क्या होता है कि इसी में एक और हार्मोन्स पाया जाता है। उस हार्मोन्स को कहा जाता है, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स। क्या कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। यह हार्मोन्स पाया जाता है। और यह हार्मोन्स का भी मेन कार्य होता है। यह हार्मोन्स क्या करता है? हमारे सेकेंडरी कैरेक्टर को क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है। इस हार्मोन्स की वजह से हमारे में सेकेंडरी कैरेक्टर डेवलप होते हैं। जैसे मुछ दाढ़ी का क्या होना, आना हो जाएगा, आवाज भारी हो जाना, पुरुषों में थोड़ा चेस्ट चौड़ी हो जाती है। तो ये क्या होता है? टेस्टोस्टेरोन की वजह से। और एक और लक्षण आ जाता है इसके वजह से कि ये बॉयज में, ठीक है, मेल की बात कर रहे हैं क्योंकि ये मेल जनन तंत्र है, तो मेल में ये थोड़ा सा आक्रामक स्वभाव को भी विकसित करता है, ठीक है। एक उदाहरण लेके समझते हैं कि किस तरह आक्रामक स्वभाव को ये विकसित करता है। तो कुछ ऐसे बछड़ा, ठीक है, काल्प यानी बछड़े गाय के जो होते हैं, अगर बचपन में उनका नसबंदी कर दिया जाए, ठीक है, अगर नसबंदी कर दिया जाए तो वो किस में बदल जाते हैं? बैल में। और बैल जो होते हैं थोड़े सीधे होते हैं, ठीक, क्योंकि उनमें आक्रामक जो स्वभाव होता है लगभग समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का निर्माण नहीं होता है। जबकि वही बुल यानी साढ़ की बात करें तो साढ़ क्या होता है? साढ़ की नसबंदी नहीं होता है, उसमें आक्रामकता यानी आक्रामक स्वभाव ज्यादा होता है, बैल की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, ठीक है, क्योंकि उसका नसबंदी नहीं हुआ था। तो ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से आक्रामक स्वभाव देखने को
मिलता है। ओके, इसी तरह बहुत सारे जानवरों में नसबंदी बचपन में ही कर दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसमें आक्रामक स्वभाव लगभग समाप्त हो जाता है। जिनका नहीं होता बहुत ज्यादा कुछ आक्रामक हो जाते हैं। तो यही है। फिर आइए अगला प्रश्न हम देखते हैं। आपका अगला प्रश्न दिया गया, प्रश्न संख्या 6 दिया गया है, ठीक है। ऋतुस्राव क्यों होता है, ठीक है, यह घटना कहाँ पर होती है? तो यह घटना अगर देखा जाए तो यह घटना फीमेल में होती है। किस में होती है? फीमेल में होती है, ठीक है, मादा में होता है। ये घटना कहाँ पर होती है? मादा में होता है। और इस घटना में क्या होता है और ये घटना को किन किन नामों से जाना जाता है? कई बार बोर्ड परीक्षा में इसका नाम चेंज कर करके बदल देता है, ठीक है। कभी इसको ऋतुस्राव कहा जाता है, कभी इसको आर्तो चक्र कहा जाता है, कभी माहवारी कहा जाता है। तो ये सब नाम भी जानेंगे और क्यों होता है। तो पहले इसके नाम जानते हैं। इसका दूसरा नाम है माहवारी। क्या होता है? माहवारी। एक और इसका नाम है आर्तो, आर्तो चक्र। क्या नाम है? आर्तो चक्र। आर्तो चक्र कहा जाता है। इसको मासिक स्राव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मासिक स्राव। मासिक स्राव या मासिक चक्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मासिक चक्र भी कहा जाता है। पीरियड्स, इसको कहीं कहीं पीरियड्स भी कहा जाता है, ठीक है। पीरियड्स हो गया। और किन नामों से इसको जाना जाता है? पीरियड्स, इंग्लिश में इसको एमसी, इसका फुल फॉर्म होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल। बोर्ड परीक्षा में इन कई नामों से इसको जाना जाता है। याद रखिए क्या क्या नाम है। देखिए 5-6 नाम हो गए। ऋतुस्राव के नाम से भी आ सकता है बोर्ड परीक्षा में, माहवारी के नाम से भी आ सकता है, आर्तव चक्र के नाम से आ सकता है, मासिक स्राव के या मासिक चक्र, पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये सारे इसके नाम है। ये नाम कैसे कैसे पड़े ये भी जानेंगे। ये होता क्या है पहले इसको जानते हैं। ऋतुस्राव या महामारी ये क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, फीमेल में अगर देखा जाए तो ये फीमेल का मैंने संरचना बनाया, ठीक है। ये आपको ओवरी है, हिंदी में कहा जाता है अंडाशय। अंडाशय से हर महीने कितना? हर महीने एक अंडा रिलीज होता है फीमेल में, ठीक है। इस अंडे के उत्सर्जन को कहा जाता है अंडो उत्सर्जन या इंग्लिश में ओवुलेशन कहा जाता है। यह अंडा एक महीने में एक ओवरी से, चाहे इससे दोनों से किसी एक, यानी दोनों ओवरी में से किसी एक ओवरी से एक अंडा एक महीने में एक रिलीज होता है, ठीक है। एक महीने में एक साइकिल चलती है, ठीक है। 27 से 28 दिन में एक अंडा रिलीज होगा या अंडवाहिका में जाएगा, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और जब ये अंडा रिलीज होता है तो गर्भाशय में, ये जो हिस्सा आप देख रहे हो इसको हम बोलते हैं गर्भाशय। इस गर्भाशय में निषेचन यानी अंडा उत्सर्जन होने के बाद, अंडो उत्सर्जन होने के बाद यानी निषेचन की तैयारी करती है। निषेचन के यानी आगे का, ठीक है, यानी बच्चे के पालन पोषण ये सबकी सुविधा के लिए ये इंडो गर्भाशय जो होता है, ये रेड रेड आप देख रहे हो, ये इंडोमेट्रियम की लेयर है। ये जब अंडा उत्सर्जन होता है तो इंडोमेट्रियम स्पॉन्जी हो जाता है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ा दिया जाता है और इंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है, ठीक है। ये इंडोमेट्रियम क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। हार्मोन्स की मात्रा यहाँ लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। निषेचन के लिए पूरी प्रक्रिया यहाँ पर ये तैयार करती है, ठीक है, कि अंडे निषेचन यहाँ पर हो जाए। ये पूरा प्रक्रिया यहाँ पर अंडो उत्सर्जन के बाद होती है। और जब निषेचन की प्रक्रिया किसी कारण ना हो, ठीक है, अनिषेचित अंडे हो जाए, जब अंडे क्या हो गए यानी निषेचन की क्रिया नहीं होती है, ठीक है, अगर निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो ये इंडोमेट्रियम जो तैयारी किया था जिस बच्चे के आने के लिए, इंडोमेट्रियम क्या होगी? अब यहाँ पर हार्मोन्स की कमी हो जाएगी, ठीक है। और जैसे बॉडी में हार्मोन्स की कमी होगी ये इंडोमेट्रियम धीरे धीरे क्या हो जाएगी? टूटने लगेगी। और ये क्या हो जाएगा? टूट कर, ठीक है, वेजाइना के माध्यम से रास्ते होते हुए शरीर से बाहर निकल जाता है। और ये प्रक्रिया जो होता है 4 से 5 दिन, ठीक है, औसतन जो अगर कहा जाए तो 4 से 5 दिन ये प्रक्रिया चलता है, 4 से 5 दिन। और इसी क्रिया को कहा जाता है ऋतुस्राव। यानी क्या होता है कि ब्लड का
ठीक है, वेजाइना यानी योनि के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना, ठीक है, रक्त का। जब रक्त बाहर निकलता है तो इसी को कहा गया ऋतुस्राव या माहवारी। ये दोनों शब्द एक ही है, रिलेटेड है, नाम अलग अलग है। तो रक्त का यानी इंडोमेट्रियम का टूट के रक्त के रूप में कुछ इसमें म्यूकस, हार्मोन्स, ये सारे टूट के बाहर निकलते, तो जो रक्त का भाग निकलता है उसी को माहवारी या ऋतुस्राव कहते हैं। यह प्रक्रिया जो होता है 28 दिन की साइकिल चलती है, ठीक है। अब यहाँ पर आर्तो चक्र कहा गया। अब आर्तो चक्र इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि क्या होता है कि जब अंडो उत्सर्जन होता है तो इस इंडो यानी गर्भाशय की वाल यानी इंडोमेट्रियम में क्या होता है? बदलाव होता है। और इस बदलाव में जो बदलाव होता है हार्मोन्स की वजह से, इसी बदलाव की वजह से क्या कहते हैं? इसको आर्तो चक्र कहा जाता है। मासिक स्राव या मासिक चक्र, क्योंकि यह प्रक्रिया जो होता है 1 महीने में एक बार होती है, ठीक है, एक चक्र में होती है। 1 महीने के बाद फिर अगला महीना, दूसरा महीना, तो एक मासिक जो होता है एक चक्र यानी 1 महीने में कंप्लीट होता है, इसीलिए कहा जाता है मासिक स्राव। यानी महीने में घटना घटित होती है, चक्र का मतलब हर महीने, ठीक है। मासिक मतलब महीने में, मासिक चक्र का मतलब हर महीने, ठीक है। ये पढ़ा। इसके बाद पीरियड्स यानी एक पीरियड होता है, यानी एक पीरियड के बाद, ठीक है। जैसे हमने कहा कि आप पढ़ रहे हो तो पहला क्लास लगा, उसके बाद दूसरा क्लास 40 मिनट का, फिर अगला क्लास, तो एक टाइमिंग थी। ये क्या पीरियड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि 28 दिन के बाद ये अगली साइकिल शुरू चलने के लिए प्रिपेयर्ड हो जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको पीरियड्स कहा जाता है। इंग्लिश में कहा जाता है मासिक चक्र इनको, इसको इंग्लिश में एक ही टर्म है, मेंस्ट्रुअल साइकिल या शॉर्टकट में एमसी, ठीक है। अब आगे समझते हैं कॉन्सेप्ट को। अब ये क्यों पूछा गया, ये ऋतुस्राव क्यों होता है? तो क्यों होता है ये तो आपको बात पता चल गया, क्योंकि अंडो उत्सर्जन के बाद, ठीक है, निषेचन के लिए रेडी हो जाता है, ठीक है। आपका गर्भाशय यानी गर्भाशय गर्भ धारण के लिए रेडी होता है। जब गर्भ धारण नहीं होता, गर्भ धारण कब होगा? जब निषेचन होगा। और निषेचन नहीं होगा तो, जब निषेचन नहीं होता तो गर्भ धारण। एक उदाहरण आपको और जनरली समझाते हैं। मानिए कि आपके घर में कोई मेहमान आने वाला है। जब मेहमान आता है तो बहुत तरह के आप भोजन बनाते हैं, बढ़िया बिस्तर लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, और मान लीजिए वो मेहमान ना आए, अंत मौके पर कहे मेहमान आपको पता चला नहीं आया, तो आप क्या करते हैं? आपका भी गुस्सा लगता है, और गुस्सा लगते है तो आपके शरीर में एक आक्रामक देखने को मिलता है, तो आप बिस्तर उस्तर उठा के फेंक देते हो, खाना वाना भी या तो भाड़ में जाए, कोई खाए, ठीक। इसी तरह क्या होता है कि अंडो उत्सर्जन के बाद एक मेहमान आने वाला होता है, ठीक। जब मेहमान आने वाला होता है तो गर्भाशय जो होता है, इसकी इंडोमेट्रियम क्या होती है? पूरी तैयारी करते हैं उस मेहमान के लिए यानी बच्चे के लिए, कि उसको किसी प्रकार की कमी ना हो, इसलिए स्पॉन्जी हो जाता है, इंडोमेट्रियम मोटी हो जाती है, हार्मोन्स की सप्लाई बहुत अधिक हो जाता है, ब्लड यहाँ पर सर्कुलेशन पूरे बॉडी से ज्यादा यहाँ पर हो जाता है, तो पूरी व्यवस्था हो जाती है, यहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता है, ठीक है। लेकिन जब निषेचन नहीं होता है तो यहाँ पर धीरे धीरे ब्लड सप्लाई कमी होने लगती है, हार्मोन्स की कमी हो जाती है, और ये इंडोमेट्रियम जो बिस्तर लगा था इंडोमेट्रियम का, ये धीरे धीरे टूट के ब्लीडिंग के रूप में, सॉरी ब्लड के रूप में, ब्लीडिंग के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। इसी को कहा जाता है ऋतुस्राव। और यह घटना जो होता है फीमेल में चलता है और हर महीने चलता है, ठीक। और ये कब प्रारंभ होता है? ये लगभग 12 से 13 वर्ष की अवस्था में, ठीक है, लड़कियों में प्रारंभ हो जाता है। जब ये अवस्था प्रारंभ होता है तो इसको कहा जाता है रजो दर्शन। क्या कहा जाता है? जब अवस्था ये प्रारंभ होगी तो रजो दर्शन कहा जाता है। और रजो दर्शन को इंग्लिश में कहा जाता है मेनार्क। क्या कहा जाएगा? मेनार्क। कभी कभी इंग्लिश में मेनार्क, इंग्लिश में, ठीक, मेनार्क। और यह अवस्था जो होती है रजो दर्शन की अवस्था है 12 से 13 वर्ष के एज में प्रारंभ होगी, और ये लगभग 45 से 50 वर्ष, कितना? 45 से 50 वर्ष तक चलती रहती है। और लगभग ये 45 से 50 के वर्ष में ये जो पीरियड्स वाला है ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इस बंद होने के प्रोसेस को कहा जाता है रजोनिवृत्ति। क्या कहा जाता है? रजोनिवृत्ति। और इंग्लिश में इसको कहा जाता है मीनोपॉज। इंग्लिश में मीनोपॉज कहा जाता है इस क्रिया को। यानी इस अवस्था में जो होगा अब ऋतुस्राव या हमारी या आर्तो चक्र की प्रक्रिया क्या हो जाती है? प्रारंभ हो जाती है।
अब इसके बाद कोई महिला जब मेनोपॉज हो जाता है तो माँ नहीं बन सकती है, ठीक है। और हर महीने एक ही अंडा रिलीज होता है, ये भी याद रखिए। तो ये क्यों होता है, क्या क्या कारण, इसके कितने नाम है, ये जरूरी है, ठीक है। बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, और जब भी आएगा तो आप ये चित्र भी बनाकर दिखाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि चित्र बनाने से क्या है कि आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटते हैं, ठीक है। जो पिछला भी प्रश्न बताया था नर वाला, ठीक है, उसमें भी प्रश्न आपका कौन था, पिछला वाला बताया था मानव में वृषण के क्या कार्य है। तो वृषण में आप मनुष्य का चित्र बना सकते हो और वहां पे कार्य लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है जो हम डिस्कस करेंगे, ये भी कई बार बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है और आने के अगला आपका प्रश्न दिया है पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो मैंने प्रश्न संख्या आपका 7 है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। देखिए केवल अनुदैर्ध्य काट किसका पूछा है, पुष्प का, और नामांकित चित्र यानी जब चित्र बनाएंगे तो उसका नामकरण भी करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि आपको डिटेलिंग नहीं करना है, ठीक, केवल नामांकित चित्र बनाना, उसका नामकरण कर दिए और चित्र बना दीजिए। प्रश्न का यह शैली यह है, ठीक है। यहाँ को पुष्प पूछा है तो हम पुष्प का चित्र बनाते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं आपका कोई भी पुष्प उठा लीजिए, ये नहीं पूछा किस पुष्प का, ठीक। जिस तरह बना रहे हैं आपको पेपर में टाइमिंग का भी ख्याल रखना है कि केवल एक प्रश्नों पर ध्यान नहीं देना है। ये पंखुड़ी हम बना देते हैं, चलिए ब्लू से, रेड से। ये आपके पुष्प का चित्र है, ठीक है। बहुत ही तेजी से बनाना है और इसको बाद थोड़ा ये आपको है, और पूछा गया है नामकरण इसका दिया गया, ठीक है। ये आपको इसको बोलते हैं दल, क्या बोलते हैं, दल, ठीक है, या दल पुंज, एक को दल बोलेंगे और सभी को दल पुंज, इंग्लिश में कोरोला। ये नीचे वाला आपको कहलाता है, सॉरी, ये जो है इसको कहते हैं क्या, कैलिक्स। इसको हिंदी में बोलेंगे बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, ठीक, बाह्य दल पुंज। ये आपको जो है इसको हम बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर, इंग्लिश में स्टामेंस, स्टामेन, या इसको एंड्रोसियम भी कहा जाता है, एंड्रोसियम, पुमंग, इसको कहेंगे पुमंग। ये आपका जो है, ये जो पूरा बीच वाला हिस्सा जो बनाया यहां से यहां तक, इसमें 3 भाग है। ऊपर वाले भाग को हम बोलते हैं स्टिग्मा, वर्तिकाग्र हिंदी में। बीच वाला ये जो है इसको बोलते हैं स्टाइल, और नीचे वाला ये जो भाग है फुला हुआ भाग, इसको हम बोलते हैं ओवरी, क्या बोलते हैं इसको, ओवरी बोलते हैं।
यही आपको चित्र बनाना है और बनाते ही आपको ये 4 नंबर में प्रश्न पूछा गया, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और हम इसको प्रश्न में इतना ही है, ठीक है। थोड़ा सा और पूछ देते, कभी पूछ लेता सचित्र वर्णन करें, तो इसको किस तरह करेंगे, पुष्प में पूछ लेगा, पुष्प का नामांकित चित्र बना के वर्णन कीजिए। तो वर्णन करने का मतलब ये हो गया कि चलिए बस इतना ही, ये आपको प्रश्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उतना जानेंगे। प्रश्न में क्या पूछ रहा है, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। इस तरह आपको एक चित्र बनाना है और इस तरह इसका नामांकित नामकरण कर देना है, और ये आपके इसके पूरे चित्र पूरे नंबर मिलेंगे। अगर लिखना चाहते हैं तो चलिए बता भी दे। अगर पुष्प में अगर देखा जाए तो 2 भाग होते हैं, एक को बोलते हैं सहायक भाग। क्या बोलते हैं, सहायक भाग। पुष्प में 2 भाग पाए जाते हैं, सहायक भाग और इस सहायक भाग में 2 पार्ट आते हैं, ठीक है। पहला आ जाएगा नीचे वाला कैलिक्स और दूसरा कोरोला, ठीक है ये। और दूसरा भाग आता है आवश्यक भाग। आवश्यक भाग जिसको नेसेसरी कहा जाता है। इस आवश्यक भाग में 2 भाग आते हैं, ठीक। पहला आपका आ जाएगा एंड्रोसियम, ये वाला भाग एंड्रोसियम, और दूसरा जो होता है गाइनोसियम बोलते हैं, गाइनोसियम। गाइनोसियम को हिंदी में बोलते हैं स्त्री केसर। क्या बोलते हैं, स्त्री केसर। और जबकि इसको कुमंग बोलते हैं ये आपके भाग हैं। और जब भी आएगा तो इसको आप चाहे कैलिक्स भी कह सकते हैं, बाह्य दल पुंज दल हो सकता है, ठीक है। कुमंग और स्त्री केसर इसको लिखकर, और इसको एक एक पॉइंट। कैलिक्स क्या होता है, बाह्य दल पुंज ये हरे रंग का होता है, ठीक है। और इसके एक इकाई को, अगर देखा जाए इसके एक इकाई को बाह्य दल कहा जाता है, और जब सभी इकाई मिल जाता है इसको बाह्य दल पुंज कहा जाता है। तो ये 4 2 भाग है। इस तरह आप आएगा तो पेपर में इसको आप लिख सकते हैं, या इतना बनाकर ये भी 2 पॉइंट इसमें मेंशन कर सकते हैं। आवश्यक भाग में 2 भाग कैलिक्स कोरोला, आवश्यक भाग में एंड्रोसियम गाइनोसियम। आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 8 दिया गया, ठीक है। पूछा गया गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी हैं। क्या पूछा जा रहा है, गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां पूछ रहा है। कौन कौन सी विधियां जिसको गर्भ निरोधन को हम रोका जा सकता है, ठीक है। आपके प्रश्न भी दिया गया, बुक में भी दिया गया है। तो इसमें कौन कौन सी विधियां हैं उसको हम जानेंगे। तो इसमें मुख्यतः अगर देखा जाए तो 4 विधियां हैं, ठीक है तो बहुत सारी, लेकिन मुख्यतः अगर देखा जाए 4 विधियां हैं। कौन कौन सी है, पहला है अवरोधक विधि। कौन सा है, अवरोधक विधि। इसको इंग्लिश में कहा जाता है बैरियर मेथड। कौन सा मेथड कहा जाता है, बैरियर मेथड, बैरियर मेथड। दूसरा है रासायनिक विधि। तीसरा है अंतः, क्या है, अंतः गर्भाशयी गर्भ निरोधक युक्ति है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, शॉर्टकट में कहेंगे IUCD। और तीसरा है शल्य क्रिया विधि जिसको सर्विकल मेथड कहा जाता है। अब इसमें किसका किसका ये 4 मेथड ही विधियां पूछा गया है, लेकिन आपको पूरे नंबर अगर चाहिए तो इसमें लिखते भी जाएंगे कि कौन सी विधि किसका इस्तेमाल इसमें किया जाता है। जैसे अवरोधक विधिया में अगर देखा जाए तो बैरियर के रूप में मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होते कंडोम आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों के लिए आप लिख सकते हो, यानी मेल फीमेल दोनों, ठीक है। ये बा है। इसके बाद दूसरा आता है फीमेल ये इस्तेमाल करती हैं सर्वाइकल कैप आती हैं, ठीक है। दूसरा क्या आता है, सर्वाइकल कैप, ये फीमेल के लिए होता है, जबकि ये जो होता है मेल और फीमेल दोनों के लिए होता है। तो ये बैरियर यानी ये क्या होता है, भौतिक रूप से, ठीक है। ये आपको अवरोधक विधि का मतलब है भौतिक रूप से ही इसको रोका जा सकता है। इन दोनों का इस्तेमाल किया जाता है। रासायनिक विधि में दे रहा है तो रासायनिक विधि में कुछ मेडिसिन आती है, ओरल पिल्स इसको कहा जाता है, जो मेडिसिन आती है
क्या कहते हैं, ओरल पिल्स, ओरल पिल्स कहा जाता है। और ये पिल्स का मतलब, ओरल का मतलब ये खाई जाती हैं। जैसे एक महिलाओं के लिए आती है सहेली, ठीक है, कौन सा, सहेली। और ये जो बनाया गया था इसको, ये लखनऊ की एक संस्था है जिसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था, CDRI के द्वारा। किसके द्वारा, CDRI के द्वारा किया गया था, सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये लखनऊ में है। इस संस्था के द्वारा सहेली बनाई गई थी। और ये महिलाओं को हफ्ते में एक टेबलेट खाना होता है, ठीक है। और इसका साइड इफेक्ट यानी हार्मोनल बॉडी में कोई साइड इफेक्ट इतना देखने को नहीं मिलता है। ये रासायनिक में आप लिख सकते हो, जो इस तरह की मेडिसिन आती है इनको पिल्स कहा जाता है या ओरल पिल्स आप कह सकते हैं। और दूसरा है सहेली, इसमें उदाहरण में आप लिखेंगे रासायनिक मेथड में। इसके बाद अगला दिया है अंतः गर्भाशयी गर्भ निरोधक युक्ति का मतलब हो गया, ये भी महिलाओं के गर्भाशय में लगाया जाता है। जैसे हो गया कॉपर टी, इसका इस्तेमाल किया जाता है, कॉपर टी, ठीक, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो विधियां हैं, गर्भ निरोधन विधियां का मतलब ये हो गया कि जन्म दर या जनसंख्या जिस तरह बढ़ रही है तो इसको क्या करता है, यानी रिप्रोडक्शन यानी जनसंख्या निषेचन को ये प्रभावित करते हैं, यानी गर्भधारण नहीं होता है इस विधियों के द्वारा। तो इसमें क्या है, कॉपर टी का इस्तेमाल फीमेल करती है, उनके गर्भाशय में इसको फिट कर दिया जाता है, जिससे क्या होगा, जब चाहेंगे तब इसका इस्तेमाल, यानी जब माँ बनना चाहेंगे तो इसको ये निकलवा सकते हैं, और नहीं चाहते हैं तो इसको आप लगा सकते हो। ये टेम्परेरी होता है, ठीक है, परमानेंट नहीं होता है। अगला दिया है शल्य क्रिया विधि यानी सर्जिकल मेथड। ये जो मेथड होता है ये परमानेंट मेथड होता है। ये तीनों विधि जो थी ये टेम्परेरी थी, जबकि ये जो मेथड है परमानेंट मेथड है। परमानेंट का मतलब पूरी तरह से, ठीक है, लगभग लगभग, जिसको हम कहते हैं नसबंदी। क्या कहते हैं, नसबंदी। ये नसबंदी का मतलब ये हो गया कि पुरुषों में नसबंदी होता है और महिलाओं में नलबंदी होता है। क्या होता है, नलबंदी। ये दो घटनाएं होती हैं, नसबंदी और नलबंदी, ठीक है। महिलाओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है जबकि पुरुषों के लिए नसबंदी, ठीक। एक ट्यूबेक्टोमी होता है और एक क्या कहते हैं, वैसेक्टोमी होता है। तो दोनों ये बात याद रखिएगा, मेल और फीमेल के लिए। तो ये 4 मेथड है। इस प्रश्न का उत्तर केवल इतना ही है और इतना आपको लिखना है, ठीक है। पूछा है गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है। आप हाई स्कूल के स्तर पर अगर देखा जाए तो इतनी है, और ये साइड में इसके एग्जाम्पल है, इसके आगे इस तरह आप लिख दीजिए, आपके पूरे 4 नंबर मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला आपके प्रश्न है, 3 प्रश्न बचे हुए, मैं ऑलरेडी तीनों लिख दिया हूं और तीनों प्रश्न को पढ़ते हैं। एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। अगला प्रश्न है 10 नंबर, लिखा गया है जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। और लास्ट प्रश्न है गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकता है। तीनों प्रश्न को हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। तो आइए हम पहला प्रश्न को डिस्कस करते हैं। पहला दिया एक कोशिक, कौन सा, एक कोशिक तथा बहुकोशिक, एक कोशिक तथा बहुकोशिक जीवों में जनन पद्धति में क्या अंतर है। जनन पद्धति या मेथड, ठीक है। तो दोनों जीवों की मेथड की अगर बात करें तो अगर इसका करें तो एक कोशिक में अगर देखा जाए तो अधिकांश कौन सा होता है, अलैंगिक जनन होता है। कौन सा, अलैंगिक जनन होता है, अलैंगिक जनन। जबकि बहुकोषीय जीवों में अगर देखा जाए तो कौन सा होता है, अलैंगिक जनन। बहुकोषीय में अगर देखा जाए तो लैंगिक जनन, लैंगिक जनन, ठीक। अब ये आपको आ गया। अब यहाँ से आप प्रश्न कर सकते हैं हल। अब पूछा गया एक कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों में जनन पद्धति में क्या अंतर है। तो एक कोशिक जीवों में जो होगा अलैंगिक जनन होगा, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में जो होता है लैंगिक जनन होता है। अब डिफरेंट आपको पता हो गया। और यहाँ से उत्तर अलैंगिक जनन की क्या क्या विशेषताएं होती है और लैंगिक जनन की क्या क्या विशेषताएं हैं। यह प्रश्न की आपको शैली समझाने का केवल ये है कि आप प्रश्न का शैली समझिए, क्या पूछ रहा हो, क्या लिखना है, ठीक है। अब इसमें आप दोनों में अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों पद्धति में क्या अंतर है तो आप लिख सकते हैं। ये एक कोशिकीय जीव जो होगा उसमें अलैंगिक जनन होगा। अलैंगिक जनन होगा तो इसका मतलब उसमें समसूत्री विभाजन होगा, जैसे अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, प्लाज्मोडियम हो गया, लिस्मानिया हो गया। ये सब क्या है, कोशिकीय जीव है, ठीक है।
इनमें किसी प्रकार की जैव विविधता नहीं पाई जाएगी। क्यों नहीं पाई जाएगी? क्योंकि इनमें क्रोमोसोम की संख्या यानी बिल्कुल हुबहू अपने पेरेंट्स की तरह होता है, क्लोन होते हैं। ठीक है, इसमें केवल एक जनक ही भाग लेता है, इस वजह से इसमें कोई जैव विविधता नहीं पाई जाती। ये जो प्रक्रिया होगी अनुकूल परिस्थितियों में होगा, जब अनुकूलन होगा तब अनुकूल परिस्थितियों में प्रॉपर होगा। यह सरल विधि है, बहुत तीव्र गति से, यानी यह अलैंगिक जनन बहुत तीव्र गति से होती है। बैक्टीरिया का डिवीजन बहुत फास्ट होता है, तो अलैंगिक जनन बहुत ही तीव्र मेथड है, यह भी याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरे में क्या, अलैंगिक जनन में इसमें बहुकोशिकीय जीव भाग लेते हैं। इसमें बहुकोशिकीय में क्या होता है, मेल और फीमेल यानी दो जनक भाग। इसमें अधिकांश लैंगिक जनन में दो जनक भाग लेते हैं, केचुआ को छोड़ के। जो द्विलिंगी प्राणी होते हैं उसमें एक ही जीव होता है, लेकिन उनमें लैंगिक जनन होता है, क्योंकि एक ही शरीर के अंदर नर और मादा दोनों पाए जाते हैं। जबकि ये जो विविधता में भाग लेते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें नई प्रजातियों का विकास होता है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह आप लिख लेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, जनन। ठीक है, ये भी जनन से इसीलिए लिखा जनन। ठीक है, जनन किसी स्पीसीज की समष्टि, क्या समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है? यानी इस समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन। क्या होता है? पॉपुलेशन। और स्पीसीज का मतलब कोई स्पीसीज हो गया, चाहे जीव जंतु। जैसे आम का पौधा, आम का क्या, आम एक स्पीसीज है। हम लोग क्या, होमो एक स्पीसीज है। ठीक है, होमो सैपियंस सैपियंस एक स्पीसीज है। और किस तरह सभी जीव अपने किसी स्थायित्व यानी पारितंत्र की बात कर रहा है। यहाँ पे स्थायित्व का मतलब हो गया समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार, यानी पारितंत्र। क्या पूछ रहा है? पारितंत्र की बात कर रहा है। पारितंत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी कोई भी किस तरह, यानी जनन पूछ रहा है, जनन रिप्रोडक्शन किसी जीव के समष्टि के स्थायित्व पारितंत्र में स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है। क्यों? अब देखिए सहायक कैसे पूछ रहा है। जनन, जनन का मतलब ये हो गया जब जीवों में जनन होगा। क्या होगा? जीवों में जनन होगा, तो जनन होगा तो इनकी संख्या क्या होगी, यानी समष्टि। समष्टि का मतलब होता है पॉपुलेशन। क्या होगा? पॉपुलेशन। ठीक है, यानी किसी स्पीसीज में, स्पीसीज यानी ये, जब किसी स्पीसीज में, अब हम कहते हैं किसी स्पीसीज में क्या होगा, किसी स्पीसीज में जनन होगा। अगर हम मानते हैं कोई स्पीसीज है इसमें जनन होगा, तो जनन होगा तो समष्टि, यानी समष्टि का मतलब हो गया पॉपुलेशन। क्या होता है? पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन में इसकी क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, किसी स्पीसीज में जनन हो रहा तो जनन से उसकी समष्टि यानी जनसंख्या यानी पॉपुलेशन, अर्थात उसके पॉपुलेशन में बढ़ोतरी होगी। क्या हो जाएगी? बढ़ोतरी होगी। और जब बढ़ोतरी होगी, जब इसकी संख्या ज्यादा बढ़ेगी, तो ये अपने पारितंत्र, स्थायित्व का मतलब उसके पारितंत्र में अपना एक स्थान रखेगा। ठीक है, एक स्थान रखेगा। जिस तरह एक हम उदाहरण के लिए आपको हम समझा रहे हैं केवल, जैसे मान लीजिए खाद्य श्रृंखला। ठीक है, खाद्य श्रृंखला आपको पता होगा, खाद्य श्रृंखला एक सरल विधि है। अब मान लीजिए खाद्य श्रृंखला में पहले क्या होगा, प्लांट। ठीक, प्लांट को कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। ठीक, टिड्डे को कौन खाएगा? आप बता सकते हैं, मेढक खाएगा। मेढक को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। ठीक, स्नेक को कौन खाएगा? ठीक है, चील खाएगी। ये एक प्रोसेस है। ठीक, अब ये क्या है, ये पारितंत्र है। ठीक है, सभी प्लांट ये सब। अब मान लीजिए कि इसमें मेढक की संख्या, या मेढक क्या है, एक तरह की स्पीसीज है। पूछा हो ना, किसी स्पीसीज में मेढक। ठीक है, तो मेढक में क्या होगा, जनन होगा। जनन होगा तो मेढक की जनसंख्या में बढ़ोतरी होगी, और जब बढ़ोतरी होगी तो ये पारितंत्र में अपना एक स्थान रखेगा। स्थान कैसे रखेगा? जैसे इसको हम कहते हैं उत्पादक, प्लांट को क्या बोलते हैं? उत्पादक बोलते हैं। फिर इसको बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो जाएगा, टर्सरी कंज्यूमर हो जाएगा। ठीक है, और ये टॉप कंज्यूमर हो जाएगा। सेकेंडरी, टर्सरी कंज्यूमर और ये टॉप कंज्यूमर। अब यहाँ पर सेकेंडरी कंज्यूमर में अपना एक स्थान रख रहा है। ठीक है, ये समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार, तो जनन जो होता है किसी जीव के स्थायित्व यानी पारितंत्र में एक स्थान बनाए रखने में सहायक होता है। बिना जनन का ये पॉसिबल नहीं है, ये याद रखिए। प्रश्न फिर से समझिए, जनन। ठीक है, पहले पूछ रहा जनन किसी स्पीसीज की समष्टि, किसी स्पीसीज, ठीक है, कोई भी स्पीसीज हो, समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक है।
तो समष्टि का स्थायित्व का मतलब पारितंत्र, समष्टि का मतलब होता है जनसंख्या, स्पीसीज का मतलब कोई भी जीव, जैसे कुत्ता बिल्ली ये एक स्पीसीज है, प्लांट जैसे मैंने बताया आम का, महुआ का, बरगद का, ये एक स्पीसीज है। तो ये अपने पारितंत्र में कैसे स्थान रखेंगे, मैंने पूछा किसी स्पीसीज में, चाहे पौधे की बात कर लो, चाहे टिड्डा, मेढक, तो मैंने कहा कि मेढक, मेढक में क्या होगा, मेढक की स्पीसीज है, इनकी जनसंख्या में जनन होगा, तो जनन होगा तो इनकी संख्या में क्या बढ़ोतरी होगी, और जब बढ़ोतरी होगी तो ये पारितंत्र यानी अपने स्थायी पारितंत्र में एक स्थान रखेंगे, इसी को कह रहा था। यानी जनन जो होता है किसी जीव को किसी समष्टि में स्थायित्व प्रदान करने के लिए आवश्यक है। प्रश्न की शैली ये है, आई होप ये आप समझे होंगे। अगला आपका प्रश्न दिया है तीसरा, तीसरा पूछा है गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के लिए क्या कारण है। इसके पीछे भी प्रश्न आया था, पूछा है गर्भ निरोधक, ठीक है। पहली बात तो अभी आपको प्रश्न दिया था, बताया था कौन सा प्रश्न संख्या, प्रश्न संख्या 8, ठीक है। उसको देखिए, गर्भ निरोधन, गर्भ निरोधन की, हाँ, गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां कौन सी है। तो विधि आपको 4 बताया था, कौन सा, अवरोधक विधि बताया था, रासायनिक विधि बताया था, अंतःगर्भाशयी गर्भ निरोधक विधि बताया था, और शैल क्रिया विधि, सर्जिकल मेथड, ये चारों विधि पूछा था। तो इसी में पूछा गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो युक्तियां का मतलब हो गया जो हम मेथड अपनाते हैं, तो इसका क्या कारण है। तो इसका मेन कारण होता है क्या, जन्म दर, ठीक है। यानी हम नहीं चाहते हैं कि बच्चे अधिक पैदा करें, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए, किसका, जनसंख्या कंट्रोल के लिए, जनसंख्या कंट्रोल के लिए। और सरकार भी कोशिश करती है जनसंख्या कंट्रोल के लिए, क्योंकि जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी तो प्राकृतिक संसाधनों का क्या होगा, हनन होगा, और जो सुख सुविधाएं सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है वो हर व्यक्ति तक पहुंचने में क्या हो जाती है, असमर्थ होती है। तो सरकार भी चाहती है कि हमारे हर व्यक्ति के पास योजनाएं पहुंचे, ठीक है, और प्राकृतिक संसाधनों की भी बचत हो। तो ये सरकार जैसे बहुत सारे हम दो हमारे दो, ठीक है, तो सरकार के द्वारा समय समय पर भी इस तरह की योजनाएं लाई जाती है ताकि जनसंख्या कंट्रोल किया जा सके। तो गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, तो मेन है जनसंख्या कंट्रोल, या जैसे कुछ दंपति उनके 1 या 2 बच्चे हो गया, वो नहीं चाहते कि हम और बच्चे करें, अगर वो नसबंदी नहीं कराना चाहते तो इन गर्भ निरोधक युक्तियों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेटेड प्रश्न है, आई होप इसकी शैली आप समझ गए होंगे। देखिए लिखने का, बताने का, प्रश्न का मतलब यह है कि प्रश्नों की आप शैली समझिए, बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, कैसे समझना है, ठीक है। फिर आपको अगली क्लास में मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। कम से कम इस वीडियो पर मुझे कम से कम 100 लाइक चाहिए, ठीक है। अगला वीडियो चाहते हैं तो इसके बाद, ठीक, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।